सोच रहा हूँ कि जोग्राफर्स इस दुनिया का अध्ययन कैसे करते हैं। तो चलिए जानते हैं भूगोल की कुछ पद्धतियों के बारे में। मेरा नाम है राम कुमार सोनी। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा भूगोल विषय की पद्धति। बेसिकली भूगोल में दो पद्धतियां होती हैं। एक पद्धति का नाम है क्रमबद्ध का उपागम और दूसरी पद्धति है प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम, क्रमबद्ध मतलब होता है क्रम से किसी भी वस्तु का अध्ययन करना। जैसे कि समस्त संसार के पर्वतों को ले लिया तो एक एक करके पर्वतों का अध्ययन किया जाए, और वैसे ही समस्त संसार के पठारों को ले लिया जाए तो एक एक करके उनका अध्ययन किया जाए, तो इसे अपन बोलेंगे क्रमबद्ध अध्ययन। और दूसरी पद्धति होती है प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम मतलब होता है किसी भी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली विभिन्न अंतर संबंधों, विभिन्नताओं का अध्ययन करना कि वो एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हैं। जैसे कि पर्वत पर वर्षा होती है, वर्षा अत्यधिक वर्षा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ मैदानों में आ जाती है, बाढ़ मैदानों में नदियों का पानी फैल जाता है, तो जिससे मानव समाज को नुकसान होता है। इसी प्रकार प्रादेशिक उपागम का अध्ययन किया जाता है, यानी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली विभिन्नताएं। जैसे कि ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत भिन्नताएं पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे मनुष्य का घर है, ये प्राकृतिक क्षेत्र है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, और ये पठारी भूमि है, ये कृषि का क्षेत्र है। इस प्रकार अपन ये देखेंगे कि समस्त क्षेत्र का अपन अध्ययन एक ही रूप में करेंगे। अपन साथ में कृषि का भी अध्ययन करेंगे, अपन साथ में पर्वत का भी अध्ययन करेंगे, अपन साथ में पठार का भी अध्ययन करेंगे। तो आइए इसकी अध्ययन पद्धति को अपन जानते हैं। क्रमबद्ध भूगोल, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। क्रमबद्ध भूगोल में एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट भौगोलिक तत्व मतलब पृथ्वी का कोई भी एक तत्व, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, झील हो गई, नदियां हो गई, किसी भी एक चीज का अध्ययन किया जाता है। यह क्रमबद्ध विधि का अध्ययन किसी क्षेत्र का समाकलित रूप प्रस्तुत करता है, समाकलित इंटीग्रेटेड रूप प्रस्तुत करता है। इसका मतलब हुआ कि वह किस प्रकार से आपस में जुड़े हैं, उनका अंतर संबंध किस प्रकार है, किस प्रकार एक चीज दूसरे को प्रभावित करती है। जैसे कि भारत में हिमालय पर्वत है, वह किस प्रकार भारत को प्रभावित करता है, भारत की संस्कृति को प्रभावित करता है, वह किस प्रकार से मानसून को प्रभावित करता है, वह किस प्रकार से वर्षा को प्रभावित करता है, वह किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करता है। इसमें अपन इसका अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार यह विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है। राजनीतिक इकाइयां मतलब होता है कि जैसे कि ये इंडिया है, यहाँ पर हिमालय पर्वत है, और ये चीन है, ये भारत है। राजनीतिक इकाई का मतलब हुआ कि एक पर्वत दो अलग अलग राज्यों को अलग कर रहा है। एक चीन देश है, ये भारत देश है। एक पर्वत के जरिए ये दो देश आपस में अलग हो रहे हैं। इसी प्रकार से यदि अपन देखा जाए तो गुजरात की यहाँ पर एक झील है, ये गुजरात की सीमा और पाकिस्तान की सीमा, ये दोनों अलग करते हैं। ये सब प्रकृति पर आधारित होता है। यह अध्ययन खोज व तथ्यों को प्रस्तुत करता है। यह भूगोलवेत्ताओं को खोज एवं तथ्यों पर आधारित बनाता है। खोज मतलब नई नई चीजों की खोज, तथ्यों, विभिन्न जगह पर घूम कर जाओ, विभिन्न जगह पर घूमो, घूम कर देखो कि किस प्रकार का वातावरण है, तो विभिन्न तथ्यों का संकलन करो। यह विधि उन लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है जो प्रकृतिवादी हैं एवं प्रकृति प्रेमी हैं, जो घूम घूम कर भूगोल का अध्ययन करते हैं। उनके लिए यह क्रमबद्ध विधि अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसका अगला पॉइंट है, इस अध्ययन में एक घटना जैसे जलवायु के आधार पर विभिन्न प्रकार व उप प्रकार निश्चित किए जाते हैं। भाई मैंने कहा कि जैसे कि अगर अपन जलवायु को ले लेते हैं तो समस्त विश्व की जलवायु का अध्ययन किया जाए। जैसे भारत की जलवायु अलग हो गई, अमेरिका की अलग, दक्षिण अमेरिका की अलग। अब उसके उप प्रकार,
जैसे भारत की जलवायु में उत्तरी गंगा के मैदान की जलवायु अलग होगी, पश्चिमी घाट की जलवायु अलग होगी, और मालवा के पठार की जलवायु अलग होगी। और भी उसके अंदर देखा जाए तो मालवा के पठार में इंदौर पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने भोपाल पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी प्रकार पश्चिमी घाट तो मुंबई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे देखा जाता है कि मुंबई पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जबकि ये मुंबई है यहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जबकि यहाँ पर ये पश्चिमी घाट है, तो यहाँ है पुणे। पुणे पर सिर्फ 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 60 सेंटीमीटर। यह कारण क्या है? यह कारण है, इसका कारण ये है पर्वत के कारण जो आर्द्रता वाली हवाएं आती हैं वो यहाँ पर वर्षा कर देती हैं और पीछे वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण पुणे पर वर्षा ही नहीं होती। इसी प्रकार अपन भिन्न भिन्न प्रकार से क्रमबद्ध विधि का अध्ययन कर सकते हैं। ये अपन किसी भी प्राकृतिक क्षेत्र में ले सकते हैं। प्रकृति का कोई भी तत्व इस विधि को परिपूर्ण कर सकता है। इसकी अध्ययन अगला है प्रादेशिक भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी। प्रादेशिक भूगोल में किसी एक प्रदेश का सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक भूगोल जैसे कि ये अपना भारत प्रादेशिक भूगोल है। इसमें अपन यहाँ पर्वत का भी अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ से पर्वत से जो नदियां निकल रही हैं अपन उसका भी अध्ययन कर रहे हैं, और जो नदियों के द्वारा मैदानों का ये निर्माण किया गया है अपन उसका भी अध्ययन कर रहे हैं। और अब इन मैदानों पर मानव के द्वारा सांस्कृतिक बस्तियां भी बसा ली गई हैं, फिर अपन उसका भी अध्ययन करेंगे। फिर इसके द्वारा नगरीकरण हो जाएगा तो अपन उसका भी अध्ययन करेंगे। तो इसका मतलब है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले समस्त भौतिक एवं समस्त सांस्कृतिक कारकों का एक रूप में अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर भौतिक कारक हो गए जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, और सांस्कृतिक कारक हो गए मानव बस्तियां। और मानव बस्तियां के अलावा अपन यहाँ देखा जाए जैसे कि पुल हो गए, गांव हो गए, सड़क हो गई। बेसिकली इसमें यह देखा जाता है कि प्रकृति का मानव पर कितना प्रभाव है और मानव कितने तकनीकी विकास से उनको अपने बस में किए हुए हैं। जैसे कि आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत बहुत आगे तरक्की कर रहा है। इसी प्रकार प्रादेशिक विधि एकाकी रूप प्रस्तुत करती है। एकाकी रूप मतलब एक ही चीज का समाकलन, मतलब एक ही जगह में समस्त चीजों का अध्ययन किया जाता है, एकाकी रूप प्रस्तुत करती है। यह विधि किसी प्रदेश के वातावरण तथा मानव के बीच अंतर संबंध, यह है बहुत महत्वपूर्ण, वातावरण तथा अंतर संबंध को महत्वपूर्ण करती है। जैसे कि जलवायु मानव के अंतर संबंधों को या मानव के कार्यों को प्रभावित करती है। जैसे कि जो लोग मैदानी भागों में रहते हैं वह एक फसल का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैदानी भागों में रहने वाला लोग अत्यधिक गेहूं का सेवन करेगा या चावल का सेवन करेगा, जबकि जो लोग तटीय इलाकों में रहते हैं वो अधिक मांसाहारी होते हैं, वह मछली एवं अन्य प्रकार के जीवों पर निर्भर रहेगा। इसी प्रकार ये जैसे हमारी पृथ्वी है, यह है विषुवत रेखा और यह ध्रुव। यहाँ पर रहने वाला लोग, यह विषुवत रेखा है, यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है एवं मानसूनी जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पर विभिन्न फसलें, विभिन्न फल आदि पाए जाते हैं। जबकि यहाँ पर रहने वाले लोग, यहाँ पर ना अच्छी मिट्टी पाई जाती, यहाँ फसलें उगाना भी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक ठंड होती है। इस कारण यह लोग सिर्फ मांस एवं मछली पर निर्भर रहते हैं। तो यही अब इसमें बताया गया है कि वातावरण तथा मानव के बीच अंतर संबंध प्रस्तुत करती है। इस अध्ययन में प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है, इसे प्रदेशीकरण कहते हैं।
प्रदेशों का सीमांकन का मतलब है कि जैसे कि हमें दिल्ली, राजधानी दिल्ली के प्रदेशीकरण करना है, यानी उसकी कोई स्कीम को लागू करना है, तो यह कोई क्षेत्र विशेष है, तो सबसे पहले हम इतने क्षेत्र विशेष में उस स्कीम को लागू करके देखेंगे कि वह योजना सफलपूर्ण रही या नहीं। यदि वह योजना सफलपूर्ण हो जाती है तो इस पूरे प्रदेश में उसको लागू कर दिया जाता है। अगला, प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं। प्रादेशिक उपागम पर आधारित प्रादेशिक भूगोल की निम्नलिखित शाखाएं हैं, जैसे कि क्षेत्रीय अध्ययन या प्रादेशिक अध्ययन। क्षेत्रीय प्रादेशिक अध्ययन में रीजनल अध्ययन किया जाता है, किसी क्षेत्र विशेष, जैसे कि इंदौर का शहर के रूप में अध्ययन करना। इसी प्रकार प्रादेशिक नियोजन, नियोजन मतलब होता है कि योजना का क्रियान्वयन करना, जैसे कि राजधानी दिल्ली की जब योजना बनाई गई थी 1985 में, तो एक नियोजन बोर्ड गठन किया गया था कि दिल्ली में बहुत भीड़ भाड़ रहती है, बहुत घनी आबादी रहती है, तो इसको कम करने के लिए एनसीआर परियोजना बनाई गई थी। तो इस परियोजना के जरिए विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई थी। इस प्रक्रिया में दिल्ली शहर में रहने वाले लोग, जो बहुत कम जगह में बहुत लोग रहते हैं, इनको बाहर विस्थापित करने की योजना बनाई गई थी। बाहर विस्थापित, यहाँ गुरुग्राम हो गया, यहाँ पर नोएडा हो गया, यहाँ पर फरीदाबाद हो गया, इस तरह की योजना इसमें बनाई जाती है। इसी में प्रादेशिक विकास देखा जाता है। अब योजना बनाने के बाद अपन विकास देखते हैं कि उस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, यह स्कीम कितने % कार्य करी है। यदि ये स्कीम विफल हो जाती है तो अगली कार्य योजना बनाई जाती है। यदि यह सक्सेसफुल रहती है तो आगे फिर एक और योजना बनाई जाती है। अगला है, भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं हैं। पहला है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल क्या होता है? भौतिक भूगोल एक प्राकृतिक भूगोल से प्रत्यक्ष संबंधित है। प्राकृतिक भूगोल मतलब होता है कि जो हम प्रकृति में आसपास देखते हैं वही प्राकृतिक भूगोल है। इसमें भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं जैसे कि आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, सामाजिक भूगोल। जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। अधिवास भूगोल में मानव की बस्तियां, मानव के ग्रह, मानव के निवास स्थान का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक भूगोल में मानव के परिवार, समाज, किस प्रकार समाज पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको लाभ दे रहा है, उसका अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक भूगोल में यह अध्ययन किया जाता है कि जैसे कि निर्वाचनों पर भौगोलिक का क्या प्रभाव पड़ रहा है, मतदाता की सोच किस प्रकार कार्य कर रही है, और आदि विषयों से घनिष्ठता से जुड़ी है, क्योंकि इसमें सभी स्थानिक विशेषताएं जुड़ी हुई है। स्थानिक विशेषता मतलब है कि क्षेत्रीय तत्व पर विशेषताएं, मतलब सभी धरातल पर सभी वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक भूगोलवेत्ता को गणित, कला निपुण होना चाहिए, क्योंकि भूगोल में अक्षांश एवं देशांतर का अध्ययन करना पड़ता है। अक्षांश रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर हॉरिजॉन्टल बनाई जाती हैं, और देशांतर रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो ध्रुव पर ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी ऊपर से नीचे बनाई जाती हैं। इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो इसमें बेसिकली ये लिखा है कि भूगोलवेत्ता को इसका अध्ययन होना चाहिए, जिसके लिए गणित का ज्ञान आवश्यक है एवं मानचित्र तैयार करने की कला का ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार यदि भूगोलवेत्ता को यह सब नहीं आते तो उसको भूगोल का ज्ञान कराने में बहुत दिक्कत आती है। भौतिक भूगोल का महत्व। भौतिक भूगोल में भूमंडल मतलब
जिसमें आ गए महाद्वीप जिस पर हम निवास करते हैं, जलमंडल, सभी समुद्र, जैव मंडल, जैव मंडल में पर्यावरण जिसमें सभी जीव जंतु निवास करते हैं, खाद्य श्रृंखला, मिट्टियां, मृदा, पार्श्विकता, सोइल प्रोफाइल, इसका अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन तथा प्रबंधन से जुड़े विषय के रूप में विकसित हो रहा है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है तथा मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपनी आर्थिक और सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। तो पर्यावरण मानव को लकड़ियां प्रदान करती है, जिससे मानव लकड़ियों के घर बनाता है एवं लकड़ी को जलाने ईंधन के रूप में कार्य करता है। प्रकृति मानव को खनिज संसाधन उपलब्ध कराती है, जैसे कि सोना, चांदी, हीरा, जिनको मानव गहनों के रूप में, हीरा को डायमंड फैक्ट्री के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इससे मानव विकास को, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करता है। इससे प्रकृति और मानव एक दूसरे से अंतर संबंधित है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। इसका मतलब यह है कि यदि हम सतत विकास का मतलब होता है कि आज जो वस्तु का अपन उपयोग कर रहे हैं, भविष्य की पीढ़ी भी उस वस्तु का उपयोग कर सके। जैसे कि वर्तमान काल में बहुत ज्यादा कोयला, पेट्रोल का निष्कासन किया जा रहा है, धरती से बहुत ज्यादा मात्रा में निकाला जा रहा है। यदि अपन ही उसका पूरा उपयोग कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ी उनका उपयोग नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब सतत विकास का मतलब होता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसका कुछ अंश छोड़ दिया जाए। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं का वर्णन। अब भौतिक भूगोल की निम्नलिखित शाखाएं होती हैं, जैसे कि भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें पृष्ठ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भूलक्षण, जैसे महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, नदी घाटी आदि का जाननिक अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब यह है कि भू आकृति विज्ञान में महाद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई, पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई, पठारों की उत्पत्ति कैसे हुई, नदी घाटियों की उत्पत्ति कैसी हुई, इनका जाननिक अध्ययन। जननिक अध्ययन मतलब होता है कि बिल्कुल 0 से 100%, 0 से 100% तक इसका अध्ययन किया जाता है कि महाद्वीप कैसे बने, पर्वत कैसे बने। अब महाद्वीपों का मनुष्य के लिए क्या महत्व है, पर्वतों का मनुष्य के लिए क्या महत्व है, यदि पर्वत नहीं होंगे तो क्या होगा, यदि नदी घाटियां कैसे बनी, मैदानों का मनुष्य के लिए क्या महत्व है। यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्व मैदानों का है, क्योंकि मैदानों में ही समस्त जनसंख्या, देश की 70% जनसंख्या मैदानों में ही निवास करती है। जलवायु विज्ञान, इसमें जलवायु तथा इसके संघटक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। जैसे वर्षा, कितनी वर्षा होगी, कब होगी, कैसे होगी, इसका अध्ययन किया जाता है। तापमान में देखा जाता है कि तापमान कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर कम है। जैसे कि तापमान विषुवत-रेखीय क्षेत्र में तापमान अधिक होता है, जबकि तापमान ध्रुवों पर कम पाया जाता है। वायुदाब, पवन में विभिन्न प्रकार के पवन, जैसे कि लू, विषुवत-रेखीय पवन हो गई और पछुआ पवन, इनका अध्ययन किया जाता है। आंधी में चक्रवात भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिनको अपन अगले अध्याय में पढ़ेंगे। जलवायु प्रमुख घटक हैं। जल विज्ञान, इसमें महासागरों, नदियों, झीलों, हिमानियों, जलवाष्प द्वारा प्रकृति तथा मानव जीवन में
जल की भूमिका का अध्ययन किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि महासागर, झील, नदी हो गए, इनका मनुष्य के लिए क्या उपयोग है और किस प्रकार मनुष्य इसका उपयोग कर सकता है और इसके माध्यम से अपनी आजीविका को चला सकता है। आजीविका मतलब होता है कि रोटी, कपड़ा और मकान। मृदा भूगोल, इसमें मृदा के निर्माण की प्रक्रिया, उसके प्रकार, उत्पादकता, मृदा में किस प्रकार की उत्पादकता हो रही। मृदा जैसे कि उत्तर प्रदेश साइड जलोढ़ मृदा है, तो वहां पर एक बीघा में एक बीघा कह दो, 1 हेक्टेयर में 16 या 18 बोरे अनाज निकल आता है। वहीं पर पश्चिमी घाट, केरल साइड लेटेराइट मृदा है, जहां पर सिर्फ 1 बीघा में 1 बोरा या 2 बोरा ही अनाज निकलता है। इस प्रकार उत्पादकता स्तर, उसके वितरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल के अध्ययन का मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण महत्व। भौतिक भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, क्योंकि यह समस्त भूगोल के अध्ययन को ठोस आधार प्रदान करता है। मतलब अपन जो कुछ भी पढ़ते हैं उसकी उत्पत्ति भौतिक भूगोल से ही मानी जाती है। भूगोल की यह सबसे महत्वपूर्ण तथा आधारभूत शाखा भूमंडल। भूमंडल मतलब हो गया महाद्वीप, जिस पे अपन निवास करते हैं, वायुमंडल, जलमंडल, समुद्र विज्ञान तथा जैव मंडल के अध्ययन से संबंधित है। भौतिक भूगोल के इन सभी तत्वों जैसे भू आकृतियों में आ गए पर्वत, पठार, झील, नदी प्रवाह, उच्चावच विशेष का महत्व है, क्योंकि ये मानव के क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। भू आकृतियां मानव के क्रियाकलापों को किस प्रकार प्रभावित करेंगी, जैसे कि यदि कोई झील है तो झील के आसपास मानव बस्तियां निर्मित हो जाएंगी, और पर्वतों पर अधिक ऊंचाई पर मानव बस्तियां पाई नहीं जाती, बिल्कुल बंजर भूमि पाई जाती है। पर्वतों पर खेती भी नहीं हो सकती, खेती नहीं होती तो वहां पर जनसंख्या नहीं होती। मैदानों में खेती की जा सकती, इसलिए वहां पर जनसंख्या का अधिक रहता है, मतलब जनसंख्या ज्यादा रहती है। मैदानों में जल की उपलब्धता भी होती है, जिसके कारण सघन जनसंख्या का बसावट रहती है। इसका यदि अपन उदाहरण देखा जाए तो मैदानों का प्रयोग कृषि के लिए किया जाता है। मैदानों में उपजाऊ मिट्टी कृषि को ठोस आधार प्रदान करती है, सभी मानवीय क्रियाकलाप को ठोस आधार प्रदान करती है। सभी मानवीय क्रियाकलाप भौतिक भूगोल की विभिन्न शाखाओं से प्रभावित होते हैं। अब आ गया मानव भूगोल। मानव भूगोल भूपृष्ठ पर मानवीय अथवा सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करता है, यानी मानव और मानव की संस्कृति में आ जाएगा समाज, परिवार, यह समाज किस प्रकार से प्रकृति से जुड़ा है, इसमें और आ जाएगा आगे, जैसे कि घर कहाँ पर होता है, मैदानों में घर होता है। इसके बाद गांव के बाद कस्बे, नगर, रेलवे, सड़कें, पुल आदि मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं और मानवीय तत्व कहलाते हैं। इसलिए मानव भूगोल बहुत ही विस्तृत विषय है, जिसमें मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन ही किया जाता है, वही मानव भूगोल है। आगे मानव भूगोल की निम्नलिखित शाखाएं हैं। सांस्कृतिक भूगोल, जिसमें मानव की जैसे कि भाषा, शैली आदि का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि भाषा में देखा जाए, जैसे कि अपने मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है, वहीं केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। इसी प्रकार तेलंगाना में तेलुगु भाषा बोली जाती है। भाषा शैली का मतलब होता है कि किस प्रकार की वहां की वेशभूषा है, जैसे कि राजस्थानी वेशभूषा अलग है,
और दक्षिणी कल्चर, तमिलनाडु की वेशभूषा अलग है। इसी प्रकार सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल में आ जाता है परिवार, परिवार का आकार, किस प्रकार समाज पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। इसके बाद आ जाता है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल में हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि, उस समय कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई, कितनी जनसंख्या घटी, जनसंख्या का घनत्व, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अधिक है, जैसे मैदानों में जनसंख्या का घनत्व अधिक रहता है, और पर्वतीय भागों में जनसंख्या का आकार और घनत्व कम रहता है। नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल में मानव की बस्तियों का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार मानव मकान बनाएगा, किस प्रकार सड़कें बनाएगा, किस प्रकार उसमें गलियां रहेंगी। ग्रामीण भूगोल, ग्रामीण भूगोल के अंतर्गत हम गांव का अध्ययन करते हैं। गांव में बेसिकली कृषि का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल में हम मानव की क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि प्राथमिक क्रियाकलाप में जैसे खनन आ गए, शिकार आ गए, द्वितीय क्रियाकलाप में उद्योग धंधे आ गए, तृतीय क्रियाकलाप में शिक्षा आ गई, सेवाएं आ गई, रोजगार आ गया, इसके बाद रेलवे आ गई। ये सभी आर्थिक क्रिया में आते हैं। कृषि भूगोल, इसमें कृषि पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है, कहाँ पर किस प्रकार की कृषि की जाएगी। औद्योगिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल, और व्यापारिक एवं परिवहन भूगोल। अब इसकी भूगोल को समझने की दो महत्वपूर्ण पद्धति हैं। आगमन पद्धति, इंडक्टिव मेथड। आगमन पद्धति के अंतर्गत भूगोलवेत्ता तथ्यों का एक समुच्चय एकत्रित कर लेता है, इसमें पाई जाने वाली समानताओं को छांट लेता है और नियम निर्मित करता है। यह अध्ययन विशेष से सामान्य सिद्धांत पर आधारित होता है। विशेष मतलब होता है हम किसी भी एक चीज का, पर्टिकुलर चीज का अध्ययन करें, फिर उसके बाद अपन निष्कर्ष निकालें। जैसे कि ये एक पर्वत हो गया, ये दूसरा पर्वत हो गया, ये एक तीसरा पर्वत हो गया, इस पर वर्षा हुई, इन पर वर्षा हुई, ढाल के सहारे वर्षा नीचे आ गई, ढाल के सहारे वर्षा का पानी नीचे आ गया। तो अपन ने एक निष्कर्ष निकाला कि पर्वतों पर यदि वर्षा होगी तो ढाल के सहारे नदियां ऊपर से नीचे ही बहेंगी। इसका मतलब यह हुआ कि भूगोलवेत्ता तथ्यों का एक समूह, ये हो गया तथ्यों का एक समूह, एकत्रित कर लेता है और इसमें पाई जाने वाली समानताओं को छांट लेता है। जैसे कि समानता हो गई कि जल ऊपर से नीचे ही गिरता है, इसमें ढाल के सहारे जल नीचे ही आएगा, इसमें भी ढाल के सहारे जल नीचे आएगा, इसमें भी ढाल के सहारे जल नीचे ही आएगा। छांट लेता है और नियम निर्मित करता है। यह अध्ययन विशेष से सामान्य के सिद्धांत पर आधारित है। यह विशेष हो गए, एक पर्वत विशेष हो गया, दूसरा ये विशेष हो गया, ये तीसरा विशेष हो गया। इस तीन के विशेष के आधार पे एक हमने एक बड़ा सा नियम बना दिया कि यदि ऊपर से पानी गिरेगा तो नदियों के द्वारा पहाड़ी ढाल से नीचे ही बहा दिया जाएगा। इसी प्रकार निगमन विधि होती है, इसके अंतर्गत कहे गए आधार वाक्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह विधि सामान्य से विशेष के सिद्धांत पर आधारित है। सामान्य मतलब हो गया एक गुरुत्वाकर्षण का नियम। यदि ऊपर से किसी भी वस्तु को नीचे फेंका जाएगा, एक नियम आ गया गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसमें किसी भी वस्तु, मनुष्य, पेड़, पेन, लकड़ी या पत्थर, किसी भी चीज को ऊपर से नीचे फेंका जाएगा तो वह नीचे ही आएगी। तो इस विधि को अपन सामान्य से विशेष की तरफ कहते हैं। सामान्य एक नियम हो गया गुरुत्वाकर्षण, और एक विशेष विधि हो गई, जैसे कि ये पत्थर हो गए, ये मनुष्य हो गए, ये जानवर हो गए, इनका एक समुच्चय समूह, ये हो गया सामान्य, ये हो गया विशेष। अब हमें पता चल गया कि भूगोल एक सिर्फ जगह का अध्ययन नहीं है, बल्कि उसके एनालिसिस, विश्लेषण के बारे में अध्ययन है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।